हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल परीक्षा प्लान में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि रीट मेंस के लिए मैं प्रैक्टिस करवा रही हूं और ये प्रैक्टिस का 19वां वीडियो है। 18 वीडियो इसके पहले आ चुके हैं। यदि आपने नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहां पर आपको सभी वीडियो एक साथ मिल जाएंगी। और राजस्थान बोर्ड की एसएसटी की बुक्स मैं कंप्लीट पढ़ा चुकी हूँ, क्लास 6 से लेकर 10th तक। इसकी भी प्लेलिस्ट बनी हुई है। कुल 35 वीडियो है, तो प्लेलिस्ट में आपको सभी वीडियो एक साथ मिल जाएंगी। प्रीवियस ईयर के पेपर भी मैंने सॉल्व करवाए हैं, तो इसकी भी मैंने प्लेलिस्ट बना दी है। तो वहां पर आपको प्रीवियस ईयर के पेपर वाली वीडियो मिल जाएगी। जितने भी पेपर मैंने सॉल्व कराए हैं उसी प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे। चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो देखने के बाद यदि आपको अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न दिया गया है, राजस्थान में सबसे प्राचीन उद्यान है। पहला विकल्प है रणथंभौर, दूसरा है मुकुंदरा हिल्स, तीसरा है केवला देव और चौथा है सरिस्का। तो राजस्थान का सबसे प्राचीन राष्ट्रीय उद्यान है रणथंभौर। पहला विकल्प इसमें सही हो जाएगा। इसकी स्थापना 1980 में की गई थी और ये राजस्थान का सबसे प्राचीन राष्ट्रीय उद्यान है। और ये किस जिले में है? ये सवाई माधोपुर जिले में है, तो ये भी याद रखिएगा। पहला विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के समय कोटा महाराव की सहायता के लिए किस राज्य ने सैनिक सहायता भेजी थी? पहला विकल्प है झालावाड़, दूसरा विकल्प है जयपुर, तीसरा विकल्प है बूंदी और चौथा विकल्प है करौली। तो 1857 के भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान करौली रियासत ने कोटा के महाराव को सैन्य सहायता प्रदान की थी। तो इसमें आपका डी विकल्प सही हो जाएगा, करौली। चलिए आगे बढ़ते हैं। वागड़ी बोली का मुख्य क्षेत्र है। पहला विकल्प है डूंगरपुर बांसवाड़ा, दूसरा विकल्प है राजसमंद भीलवाड़ा, तीसरा है झालावाड़ कोटा और चौथा है अजमेर टोंक। तो वांगड़ी बोली राजस्थान राज्य के दक्षिणी भाग में मुख्य रूप से बोली जाती है। और अब इसमें क्षेत्र पूछे गए हैं, तो डूंगरपुर और बांसवाड़ा। पहला विकल्प इसमें सही हो जाएगा। और विकल्प लिखे हुए हैं, इनके बारे में जान लीजिए। राजसमंद भीलवाड़ा, तो ये जो क्षेत्र है ये मेवाड़ी बोली के अंतर्गत आता है। कोटा और झालावाड़ ये आता है हाड़ौती बोली के क्षेत्र के अंतर्गत। और अजमेर और टोंक इस क्षेत्र में मारवाड़ी और हिंदी भाषाओं का प्रचलन है। तो ये सब भी याद रखिएगा। पहला विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। वह जिला युग्म जहां लाल व पीली मृदा पाई जाती है। पहला विकल्प है पाली जोधपुर, दूसरा विकल्प है कोटा बूंदी, तीसरा विकल्प है अजमेर सिरोही और चौथा है अलवर भरतपुर। तो पूछा गया है कि वह जिला युग्म बताइए जहां पर लाल व पीली मृदा पाई जाती है। तो लाल व पीली मृदा पाई जाती है अजमेर और सिरोही क्षेत्र में। सी विकल्प इसमें आपका सही हो जाएगा। इस क्षेत्र में प्रमुख रूप से लाल और पीली मृदा पाई जाती है। ये जो मिट्टियां हैं ये अर्ध शुष्क जलवायु परिस्थितियों में आग्नेय चट्टानों के अपक्षय के कारण बनती हैं। लाल मिट्टी अपना रंग फेरिक ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण प्राप्त करती है और पीली मिट्टी हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड के कारण पीला रंग विकसित करती है। तो ये भी याद रखिएगा, इसमें सी विकल्प सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वह दुर्ग जिसके चारों ओर खाई होती है वह क्या कहलाता है? पहला विकल्प है परिधि, दूसरा विकल्प है धनवन, तीसरा विकल्प है एरन और चौथा है पारेख। तो किलों के भी प्रकार होते हैं।
अब इसमें पूछा गया है कि जिस दुर्ग के चारों ओर खाई होती है वह क्या कहलाता है? तो वह कहलाता है पारेख। डी विकल्प इसमें आपका सही हो जाएगा। डी विकल्प इसमें आपका सही हो जाएगा, पारेख। पारिक शब्द जो है ऐसे किले को संदर्भित करता है जो रक्षात्मक उद्देश्यों के लिए चारों ओर खाइयों से घिरा होता है। यानी कि जो पारिक दुर्ग होते हैं इनके चारों ओर खाई होती है ताकि जो शत्रु है, शत्रु सेना है, वह अंदर ना आ पाए। तो इसके लिए इसके चारों ओर खाई बनाई जाती है। और जो पारिक शब्द है ये प्राचीन नाम है, भारतीय किलेबंदी शब्दावली से लिया गया है जो रक्षात्मक संरचनाओं के महत्व पर जोर देता है। डी विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। और विकल्प लिखे हुए हैं, इनके बारे में जान लीजिए। परिधि किले कौन से होते हैं? तो सुरक्षा के लिए दीवारों और टावरों से घिरे होते हैं, वो परिधि किले कहलाते हैं। धनवन किले कौन होते हैं? तो खुले प्रवेश वाले मैदानों में बनाए जाते हैं धनवन किले। और एरन किले, तो जो एरन किले होते हैं यानी एरन दुर्ग, ये दुर्ग कांटे, पत्थरों और खाइयों से युक्त दुर्गम रास्तों से घिरे होते हैं। तो ये आप याद रखिएगा। अब जो ये किले लिखे हुए हैं इनके एक एक उदाहरण भी आपको पता होने चाहिए। तो परिधि किले का उदाहरण है जूनागढ़ दुर्ग। धनवन किले का उदाहरण है जैसलमेर का किला। एरन दुर्ग का उदाहरण है रणथंभौर दुर्ग, जालौर दुर्ग। और पारिख दुर्ग का उदाहरण है जूनागढ़ दुर्ग। तो ये सब भी याद रखिएगा। डी विकल्प इसमें सही है। और मैंने आपको जब किलों के बारे में पढ़ाया था तब वहां पर आपको डिटेल में इन किलों के प्रकार और उदाहरण समझाए थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। राजस्थान में किस स्थान पर प्रतिवर्ष 12 सितंबर को वृक्ष महोत्सव मनाया जाता है? पहला विकल्प है खेजड़ली, दूसरा विकल्प है विलाड़ा, तीसरा विकल्प है मंडोर और चौथा विकल्प है फलौदी। तो राजस्थान में प्रतिवर्ष 12 सितंबर को वृक्ष महोत्सव मनाया जाता है खेजड़ली में। पहला विकल्प इसमें सही हो जाएगा। खेजड़ली जो है जोधपुर का एक गांव है जो पर्यावरण संरक्षण के साथ अपने ऐतिहासिक संबंध के लिए जाना जाता है। और खेजड़ली नरसंहार के बारे में आपको पता होगा। अमृता देवी बिश्नोई का संबंध है इस घटना से। और उनके साथ जो ग्रामीण वासी थे वो भी इस घटना से संबंधित हैं। पेड़ों को बचाने के लिए इन लोगों ने अपने प्राणों की आहुति दे दी थी। तो इसीलिए यहाँ पर प्रतिवर्ष 12 सितंबर को वृक्ष महोत्सव मनाया जाता है खेजड़ली गांव में, याद रखिएगा। और ये जो वृक्ष महोत्सव है उन बिश्नोई समुदाय के सदस्यों की शहादत को याद करता है जिन्होंने पेड़ों की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी थी। उसी घटना से इसका संबंध है। पहला विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। रुख सतसई के रचनाकार हैं। पहला विकल्प है लक्ष्मण दान कविया, दूसरा विकल्प है राम स्वरूप किसान, तीसरा है महावीर प्रसाद जोशी और चौथा है मुरलीधर व्यास। तो रुख सतसई के रचनाकार हैं लक्ष्मण दान कविया। पहला विकल्प इसमें सही हो जाएगा। और रुख सतसई यह राजस्थानी साहित्य की एक महत्वपूर्ण रचना है और काव्य रचना है, ये भी याद रखिएगा। इसमें वृक्षों के महत्व और उनके संरक्षण के प्रति संवेदनशीलता को काव्य के रूप में प्रकट किया गया है। तो ये भी याद रखिए, पहला विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस समारोह का संबंध विवाह से है? पहला विकल्प है पनघट पूजन, दूसरा है टीका, तीसरा है गोद लेना और चौथा है जड़ूला। तो किस समारोह का संबंध विवाह से है? तो वह है टीका। बी विकल्प इसमें सही हो जाएगा।
और विकल्प लिखे हुए हैं, इनके बारे में जान लीजिए। पनघट पूजन जो है ये विवाह से संबंधित नहीं है। गोद लेना, ये कानूनी रूप से किसी बच्चे को गोद लेना, तो ये भी विवाह से संबंधित नहीं है। और जड़ूला जो है बच्चे के सिर मुड़वाने का एक पारंपरिक अनुष्ठान है। और जो पनघट पूजन है ये विवाहोत्तर अनुष्ठान है, सीधे विवाह से संबंधित नहीं है। ये भी याद रखिएगा, बी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है सुवर्णगिरी राजस्थान के किस दुर्ग को संदर्भित करता है? पहला विकल्प है जालौर, दूसरा है गागरोन, तीसरा है आबू और चौथा है जैसलमेर। तो सुवर्णगिरी राजस्थान में जालौर किले का प्राचीन नाम है। पहला विकल्प इसमें सही हो जाएगा। सुवर्णगिरी का अर्थ क्या है? सुनहरा पर्वत, जो इसके ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व को दर्शाता है। और जालौर का जो किला है ये राजस्थान के सबसे प्रसिद्ध किलों में से एक है, जो अपनी अभेद्य रक्षा और समृद्ध इतिहास के लिए जाना जाता है। तो ये भी याद रखिएगा। पहला विकल्प इस प्रश्न का उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। राव गंगा की मृत्यु के बाद 5 जून 1531 ईस्वी में मारवाड़ का शासक कौन बना? पहला विकल्प है जसवंत सिंह, दूसरा विकल्प है मालदेव, तीसरा विकल्प है वीरम देव और चौथा है सातल देव। तो राव गंगा की मृत्यु के बाद मालदेव मारवाड़ के शासक बने थे। बी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। और मालदेव जो हैं मारवाड़ में राठौर वंश के सबसे प्रमुख शासकों में से एक थे। तो ये भी याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। राजस्थान में चूनी और बारी शरीर के किस अंग पर पहने जाते हैं? पहला विकल्प है नाक, दूसरा विकल्प है सिर, तीसरा विकल्प है कान और चौथा है पैर। तो चूनी और बारी ये पहने जाते हैं नाक में। पहला विकल्प इसमें सही हो जाएगा। और ये महिलाओं द्वारा पहने जाने वाले पारंपरिक आभूषण हैं, तो ये भी याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा एक कालीबंगा सभ्यता से संबंधित नहीं है? पहला विकल्प है दुर्गीकरण, दूसरा है अग्निवेदियां, तीसरा है मिट्टी की ईंटों के घर और चौथा है लोहे के उपकरण। तो कालीबंगा जो है कालीबंगा सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता का हिस्सा है, जो कांस्य युग की है और लौह युग से पहले की है। अब यहाँ पर लोहे के उपकरण नहीं मिले हैं, क्योंकि सिंधु घाटी काल में लोहे का उपयोग नहीं किया जाता था। तो यहाँ लोहे के उपकरण नहीं मिले हैं। डी विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। बाकी तीनों यहाँ से संबंधित हैं कालीबंगा से, लेकिन लोहे के उपकरण संबंधित नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जयपुर में मीनाकारी की कला महाराजा मान सिंह प्रथम द्वारा कहाँ से लाई गई थी? पहला विकल्प है लाहौर, दूसरा है बंगाल, तीसरा है चीन और चौथा है बलूचिस्तान। तो जयपुर में मीनाकारी की कला महाराजा मान सिंह प्रथम द्वारा लाहौर से लाई गई थी। पहला विकल्प इसमें सही हो जाएगा। तो आमेर के शासक महाराजा मान सिंह प्रथम को राजस्थान में मीनाकारी की कला को शुरू करने का श्रेय दिया जाता है। और 16वीं शताब्दी के अंत में अपने शासनकाल के दौरान उन्होंने लाहौर से कुशल कारीगरों को जयपुर बुलाया था। मीनाकारी के बारे में क्या याद रखना है? मीनाकारी पारंपरिक रूप से गहनों और अन्य वस्तुओं को सजाने के लिए उपयोग की जाती है, जिसमें जीवंत रंगों को जटिल डिजाइनों के साथ जोड़ा जाता है। तो ये भी याद रखिए, पहला विकल्प इसमें सही है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अर्जुन का वृक्ष प्रमुख रूप से किस जिले में मिलता है? पहला विकल्प है झालावाड़, दूसरा विकल्प है जयपुर, तीसरा विकल्प है जालौर और चौथा है जैसलमेर। तो अर्जुन का वृक्ष मुख्य रूप से झालावाड़ जिले में मिलता है। पहला विकल्प इसमें सही हो जाएगा। यह जो वृक्ष है
ये आमतौर पर उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय जलवायु वाले क्षेत्रों में उगता है और इस पेड़ का आयुर्वेदिक चिकित्सा में प्रयोग किया जाता है हृदय संबंधी रोगों के लिए। तो ये भी याद रखिएगा। औषधि महत्व है इस पेड़ का, पहला विकल्प सही हो जाएगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, किस जिले में जून माह में सूर्य की किरणें सीधी लंबवत पड़ती हैं? पहला विकल्प है भीलवाड़ा, दूसरा है बांसवाड़ा, तीसरा है पाली और चौथा है जयपुर। तो जून माह में सूर्य की किरणें सीधी यानी लंबवत पड़ती हैं बांसवाड़ा में। बी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। दक्षिणी राजस्थान में स्थित बांसवाड़ा कर्क रेखा के निकट स्थित है, जो इसे राजस्थान के उन जिलों में से एक बनाता है जहां ग्रीष्म संक्रांति के दौरान ऊर्ध्वाधर सूर्य की किरणें प्राप्त होती हैं। तो बी विकल्प इसमें सही हो जाएगा, बांसवाड़ा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। कैला देवी मंदिर कहाँ स्थित है? पहला विकल्प है अलवर, दूसरा विकल्प है करौली, तीसरा विकल्प है धौलपुर और चौथा है कोटा। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। कैला देवी मंदिर कहाँ है? करौली में है, कई बार आपको बताया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मदार बांध किस नदी पर बनाया गया था? पहला विकल्प है सोम, दूसरा विकल्प है माही, तीसरा विकल्प है साबरमती और चौथा है बेड़च। तो मदार बांध बनाया गया था बेड़च नदी पर, और बेड़च नदी जो है बनास की सहायक नदी है, तो ये भी याद रखिएगा। डी विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। और मदार बांध जो है राजस्थान के अर्ध शुष्क क्षेत्र में जल प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जिससे कृषि के लिए पानी की उपलब्धता सुनिश्चित होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बीकानेर क्षेत्र में लड़कियों और अछूतों की शिक्षा हेतु किस संस्था ने पुत्री पाठशाला और कबीर पाठशाला स्थापित की थी? बहुत ही अच्छा प्रश्न है और मोस्ट इम्पोर्टेंट भी है। पहला विकल्प है बीकानेर राज्य प्रजा परिषद, दूसरा है माहेश्वरी युवा मंडल, तीसरा है सर्व हितकारी सभा और चौथा है बीकानेर प्रजा मंडल। तो इस प्रश्न में जो आपका उत्तर सही है वह है सी विकल्प, सर्व हितकारी सभा। सर्व हितकारी सभा 20वीं सदी की शुरुआत में बीकानेर क्षेत्र में सामाजिक सुधार और शिक्षा में सक्रिय एक संगठन था, और बीकानेर क्षेत्र में लड़कियों और अछूतों की शिक्षा के लिए इसी संस्था ने पुत्री पाठशाला और कबीर पाठशाला स्थापित की थी। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अब पुत्री पाठशाला के बारे में थोड़ी जानकारी और कबीर पाठशाला के बारे में थोड़ी जानकारी आवश्यक है। तो पुत्री पाठशाला जो है लड़कियों के लिए एक स्कूल स्थापित किया गया था, ताकि उन्हें औपचारिक शिक्षा तक पहुंच प्रदान की जा सके, जो उस युग में एक दुर्लभ पहल थी। इसका उद्देश्य महिलाओं की शिक्षा को प्रतिबंधित करने वाले पारंपरिक मानदंडों को चुनौती देना और उन्हें सामाजिक और आर्थिक रूप से सशक्त बनाना था। और कबीर पाठशाला जो थी अछूतों और हाशिए के समुदायों को साक्षरता और ज्ञान प्रदान करने पर केंद्रित एक शैक्षिक पहल थी। तो इतनी जानकारी जरूरी है, सी विकल्प इस प्रश्न का उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, अली बख्शी ख्याल राजस्थान के कौन से क्षेत्र में प्रचलित लोक नाट्य है? पहला विकल्प है अलवर, दूसरा विकल्प है भरतपुर, तीसरा विकल्प है कोटा और चौथा है चित्तौड़। तो अली बख्शी ख्याल राजस्थान के कौन से क्षेत्र में प्रचलित लोक नाट्य है, ये पूछा गया है। तो इसमें आपका जो विकल्प सही होगा
वह है पहला विकल्प अलवर। अलीबख्शी ख्याल राजस्थान के अलवर क्षेत्र में प्रचलित एक पारंपरिक लोक नाट्य रूप है। यह लोक नाट्य संगीत, नाटक और कविता को मिलाकर अपनी अद्वितीय कहानी कहने की शैली के लिए जाना जाता है। तो ये भी याद रखिए, पहला विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। पन्नाधाय ने किसके जीवन को बचाया था? पहला विकल्प है राणा उदय सिंह, दूसरा विकल्प है राणा राज सिंह, तीसरा विकल्प है राणा सांगा और चौथा है रावल रतन सिंह। तो पन्नाधाय जो है मेवाड़ के शाही परिवार में एक धात्री अपनी अतुलनीय वफादारी और बलिदान के लिए मशहूर हैं। उन्होंने राणा सांगा के पुत्र और उदयपुर के संस्थापक राणा उदय सिंह द्वितीय की जान बचाई थी। जब बनवीर ने उन्हें मारने और सिंहासन पर कब्जा करने की साजिश रची तो पन्नाधाय ने निस्वार्थ भाव से काम किया। उन्होंने पालने में उदय सिंह की जगह अपने बेटे को रख दिया, जिसे बनवीर ने मार डाला था, और पन्नाधाय ने उदय सिंह को सुरक्षित स्थान पर भेज दिया था। तो उनके बलिदान को आज भी याद किया जाता है, पन्नाधाय के। पहला विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। दिल्ली बड़ौदा ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे किस जिले से नहीं गुजरता? पहला विकल्प है जयपुर, दूसरा विकल्प है कोटा, तीसरा विकल्प है अलवर और चौथा है दौसा। तो दिल्ली बड़ौदा ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे महत्वाकांक्षी दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे का हिस्सा है, जो दिल्ली और मुंबई के बीच कनेक्टिविटी में सुधार के उद्देश्य से एक प्रमुख अवसंरचना परियोजना है। यह एक्सप्रेस वे कई राज्यों और जिलों से होकर गुजरता है, जिसमें हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात शामिल हैं, लेकिन ये जयपुर जिले से होकर नहीं गुजरता। तो पहला विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा जयपुर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, राजस्थान में नाइट्रेट की उपस्थिति के कारण कौन सी मृदा उर्वरक है? पहला विकल्प है लाल पीली, दूसरा है लाल लोमी, तीसरा है लाल रेतीली और चौथा है भूरी रेतीली। तो भूरी रेतीली मिट्टी आमतौर पर राजस्थान में पाई जाती है और नाइट्रेट की उपस्थिति के कारण इसकी उर्वरता के लिए उल्लेखनीय है। तो इसमें आपका डी विकल्प सही हो जाएगा, भूरी रेतीली। यह मुख्य रूप से राजस्थान के शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्रों में पाई जाती है, तो ये भी याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। वृक्ष जिससे कत्था निकाला जाता है? पहला विकल्प है नीम, दूसरा विकल्प है सालर, तीसरा विकल्प है खेजड़ी और चौथा है खैर। तो कत्था जो है ये खैर के वृक्ष से निकाला जाता है, डी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। और कत्था जो है मुख्य रूप से पान के निर्माण में प्रयोग किया जाता है। और खैर का जो पेड़ है ये फैबेसी परिवार से संबंधित एक पर्णपाती वृक्ष है। यह आमतौर पर लकड़ी, ईंधन की लकड़ी और चमड़े के प्रसंस्करण के लिए टैनिन के निष्कर्षण के लिए उपयोग किया जाता है, और यह पेड़ शुष्क और उष्णकटिबंधीय जलवायु में अच्छी तरह बढ़ता है और अक्सर रेतीली या बजरी वाली मिट्टी वाले वनाच्छेदित क्षेत्रों में पाया जाता है। तो डी विकल्प इसमें सही हो जाएगा, खैर। चलिए आगे बढ़ते हैं। यह है जयपुर के किस शासक ने चाकसू में शीतला माता मंदिर बनवाया? पहला विकल्प है महाराजा मान सिंह, दूसरा है महाराजा ईश्वरी सिंह, तीसरा है महाराजा माधव सिंह और चौथा है सवाई जय सिंह। तो चाकसू में शीतला माता मंदिर का निर्माण महाराजा माधव सिंह प्रथम के शासनकाल के दौरान हुआ था, जो कला और वास्तुकला के संरक्षक के रूप में जाने वाले जयपुर के शासक थे।
तो सी विकल्प इसमें सही हो जाएगा, महाराजा माधव सिंह। चलिए आगे बढ़ते हैं। पूंची आभूषण कहाँ पहना जाता है? पहला विकल्प है कलाई, दूसरा विकल्प है पैर, तीसरा विकल्प है गर्दन और चौथा विकल्प है नाक। तो पूंची या पूंची इसे कहते हैं, पोंच भी कहते हैं। तो ये कलाई पर धारण किए जाते हैं। पहला विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। गरासिया जनजातिया का मुखिया कहलाता है? पहला विकल्प है गामेती, दूसरा विकल्प है भगत, तीसरा विकल्प है सहरोल और चौथा है सहलोत। तो गरासिया जनजाति मुख्य रूप से भारत में राजस्थान और गुजरात क्षेत्रों में पाई जाती है। गरासिया जनजाति के मुखिया को पारंपरिक रूप से सहलोत कहा जाता है। डी विकल्प इसमें सही हो जाएगा, सहलोत। चलिए आगे बढ़ते हैं। आभानेरी उत्सव किस जिले में आयोजित किया जाता है? पहला विकल्प है अजमेर, दूसरा विकल्प है अलवर, तीसरा विकल्प है दौसा और चौथा विकल्प है चित्तौड़गढ़। तो आभानेरी उत्सव ये आयोजित किया जाता है दौसा में। सी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, ताल छापर वन्य जीव अभयारण्य किसके लिए जाना जाता है? पहला विकल्प है खरगोश, दूसरा विकल्प है चिंकारा, तीसरा विकल्प है बाघ और चौथा विकल्प है काला हिरण। तो ताल छापर वन्य जीव अभयारण्य ये चुरू जिले में स्थित है और ये काले हिरणों के लिए जाना जाता है। डी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। और इसमें एक विशेष प्रकार की घास पाई जाती है और इस घास को स्थानीय रूप से मोठिया कहा जाता है। तो ये भी याद रखिएगा, डी विकल्प इस प्रश्न का उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय राजस्थान में कितनी रियासतें थीं? पहला विकल्प है 18, दूसरा है 19, तीसरा है 20 और चौथा है 21। तो स्वतंत्रता प्राप्ति के समय राजस्थान में 19 रियासतें, 3 ठिकाने और 1 केंद्र शासित प्रदेश था। अब इसमें रियासतें पूछी गई हैं। बी विकल्प इसमें सही हो जाएगा, 19। चलिए आगे बढ़ते हैं। साइबेरियन क्रेन कौन से स्थान पर प्रवास के लिए आते हैं? पहला विकल्प है रणथंभौर, दूसरा है केवला देव उद्यान, तीसरा है सरिस्का और चौथा है सीता माता। तो साइबेरियन क्रेन ये केवला देव उद्यान में प्रवास के लिए आते हैं। बी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। और केवला देव राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर जिले में स्थित है, तो ये भी याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। कौन से चीनी यात्री ने भीनमाल की यात्रा की? पहला विकल्प है ह्वेनसांग, दूसरा विकल्प है फायान, तीसरा विकल्प है सिक्यांग और चौथा विकल्प है एंगली। तो चीनी यात्री ने भीनमाल की यात्रा की थी, वह है ह्वेनसांग। पहला विकल्प इसमें सही हो जाएगा। और ह्वेनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था, तो ये भी याद रखिएगा। अब एक प्रश्न और पूछा जाता है कि फायान किसके शासनकाल में आया था? तो फायान जो है ये चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था। तो दोनों ही बातें याद रखनी है, प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। रावण हत्था है, पहला विकल्प है लोकनाट्य, दूसरा है लोक वाद्य यंत्र, तीसरा है लोक कला और चौथा है लोक गीत। तो रावण हत्था ये लोक वाद्य यंत्र है। बी विकल्प इसमें सही हो जाएगा, लोक वाद्य यंत्र। चलिए आगे बढ़ते हैं। और जो रावण हत्था होता है ये नारियल के खोल, बांस, स्टील, घोड़े के बाल, लकड़ी और चर्म पत्र से बना होता है। तो ये भी याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। पांचना बांध कौन से जिले में स्थित है? पहला विकल्प है अलवर, दूसरा विकल्प है भरतपुर, तीसरा विकल्प है करौली और चौथा विकल्प है दौसा। तो पांचना बांध ये करौली जिले में स्थित है। सी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। और यह रेत और मिट्टी से बना बांध है, तो ये भी याद रखिएगा। करौली जिले के गुड़ला गांव के पास 5 नदियों के संगम पर यह बांध बना हुआ है। और 5 नदियां कौन कौन सी हैं? भद्रावती, अटा, माची, बरखेड़ा और भैंसावर। और इन्हीं नदियों के संगम पर यह बांध बना हुआ है।
और ये राजस्थान का सबसे बड़ा मिट्टी का बांध है, तो ये भी याद रखिएगा। सी विकल्प इसमें सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ख्यात से क्या आशय है? पहला विकल्प है राजस्व व्यवस्था, दूसरा है किसी राज्य के राजवंश का वर्णन, तीसरा है किसी व्यक्ति को दी गई उपाधि और चौथा है कृषि योग्य भूमि। तो ख्यात से आशय है किसी राज्य के राजवंश का वर्णन। बी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। खाटू श्याम मंदिर किस जिले में स्थित है? पहला विकल्प है सीकर, दूसरा विकल्प है सिरोही, तीसरा विकल्प है पाली और चौथा विकल्प है सवाई माधोपुर। तो खाटू श्याम मंदिर सीकर जिले में स्थित है। पहला विकल्प इसमें सही हो जाएगा। तो आज मैंने कुल 35 प्रश्न लिए हैं। किसी भी प्रश्न में आपको डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, और वीडियो कैसा लगा ये भी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और वीडियो को शेयर किया कीजिए ताकि मेरा मोटिवेशन बना रहे और आप लोगों के लिए मैं ऐसी ही वीडियो लेकर आती रहूं। जल्द ही 11th की बुक की मैं शुरुआत करने वाली हूं, तो आप लोगों से बस यही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया कीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।